6-7 बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि मतलब लोग आए ऑक्सीजन भरवाने के लिए, हमारा आदमी खड़ा हुआ ऑक्सीजन भर रहा था उसमें सिलेंडर में, कि तभी उनके मोबाइल पे फ़ोन आता है कि मतलब मम्मी दादी या मामा जो भी थे उनके, बोले वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब थोड़ी सी हिम्मत टूटी हमारी वहाँ से। मैंने कहा यार मतलब हम किसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद फ़ोन आ जाता है कि मतलब किसी की डेथ हो गई। हम उन्हें पता चला होगा तो इस वजह से किसी भी सिंगल पुलिस वाले ने जो हमसे सवाल करा हो, 200-250 सिलेंडर 24 घंटे में भरते थे हम। पूरा दिन लोग आते रहते थे, हमने लड़के लगा रखे थे, 2 दिन में 2 लड़के लगा रखे थे, 2 लड़के रात में लगा रखे थे, और बाकी पूरी टीम देखा वाली करती थी उनकी। 200-250 हद से हद 300 सिलेंडर भी हो जाते थे रोज़, जो कि हम फ्री में भर रहे थे। यहाँ तक कि हमारे पास नगीना धामपुर वगैरह यहाँ से भी लोग आए, हमने रात को 2 बजे 2:30 बजे भी ऑक्सीजन दी है। हमने भूखे पेट रमज़ान में लोगों को ऑक्सीजन दी, इसलिए कि ऐसा ना हो कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिले और उसकी जान चली जाए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हलबो। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की व्यवस्था को तोड़कर रख दिया। एक तरफ लोगों की सांसें थम रही थी तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर लोग सड़कों पर दरबदर फिर रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने ऑक्सीजन को लेकर एक मुहिम सी छेड़ दी, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई, जिन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसी में हम मौजूद हैं संभल में यहाँ पर हमारे साथ वो टीम मौजूद है जिन्होंने लगातार कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई। तो सबसे पहले बात करेंगे मुनीर आलम से। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, तो आपको कहाँ से ये आइडिया आया कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें ऑक्सीजन लोगों तक पहुँचानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने मेरे पास ताजभर की कॉल आई और हमने आस पड़ोस में देखा कि ऑक्सीजन की कमी इतनी तेज़ी से हो रही है और ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। बस खाली हमने आपस में सोचा और सोचने के बाद हमने कुछ नहीं करा, ये सारा काम खुदा ने हमारे हाथ से कराया। और हमने कहा कि कैसे होगा, क्या होगा। हमें एसडीएम साहब के पास परमिशन मिली, वहाँ परमिशन के लिए सांसद जी ने फ़ोन भी किया एसडीएम साहब को कि ऐसे ऐसे बच्चे ऑक्सीजन का काम करना चाह रहे हैं, लाके बांटना चाह रहे हैं लोगों में। हम यहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए निकले, ठीक है, और मंजिल ऐसे ही आसान होती गई। वहाँ से हम ऑक्सीजन लेकर आए, रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं हुई और लाकर फिर लगातार हम कंटिन्यू लोगों में बांटते रहे। और बीच बीच में हमने अपने कोरोना के टेस्ट भी कराए, क्योंकि क्या होता था कि सिलेंडर जो आता है वो मरीज़ के बिल्कुल पास में रखा होता है, कोरोना के वो मरीज़ से बिल्कुल पास में होता है। फिर वो उसी सिलेंडर को हमारी टीम के लड़के उसे हाथ से छू रहे थे, सिलेंडर भरवाने जा रहे थे। और पूरी एक टीम बनी हुई थी कि कुछ लड़कों को जाना है, सुबह ही उठकर वहाँ लाइन में लगना है जहाँ ऑक्सीजन मिलती थी। एक सिलेंडर, उसे मतलब ये था कि बड़ी मुश्किल से उसे घुमाना पड़ता था सिलेंडर को, लेकिन लड़के मेहनत में लगे हुए थे बिना खाए। उस वक्त रोज़े भी थे, लड़के रोज़े भी रख रहे थे। एक टीम का काम था कि आपको पूरी रात जागना है, क्योंकि ऑक्सीजन थी हमारी पूरी 24 घंटे हमें देना है, ठीक है। एक टीम का काम था कि आपको सारा मतलब कहाँ से सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, सारा हिसाब किताब लिखना है, ठीक है। उसके अलावा हम मरीज़ के पेशेंट का कोई भी आ जाए 24 घंटे, अगर रात के 3 बजे भी किसी ने आवाज़ दी है तो हमारा लड़का ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार मिला रहा है और उसने ऑक्सीजन भरी है। और खुदा का शुक्र है कि आखिर तक आज तक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं कि कोई आए और आके ले जाए, कोई पैसा नहीं लिया हमने किसी से। और इसी तरह का से हमारा काम चलता रहा कंटिन्यू। बहुत सारे लोग आए, ना हमने मज़हब देखा, ना किसी की ज़ात देखी कि कोई है, ना नाम पूछा हमने। सिर्फ हमें ये था कि सिलेंडर लाओ और ऑक्सीजन भर के ले जाओ। इत्तफाक 2 जगह ऐसा भी हुआ, एक अमरोहा एक बिलारी, वहाँ से वो लोग आ नहीं सकते थे, लेडीज़ उनके घर में थी। हमारी टीम के लड़के गए वहाँ पे, उनके घर पे जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर देकर आए। बस ये मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वक्त आए। बस हमें कोशिश करनी है, कराने वाला खुदा होता है कि बस किसके हाथ से वो करा ले, वो खुशनसीब होते हैं जिनके हाथ से वो काम कराता है। वैसे अब देश भर में कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई, तो क्या अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग आते हैं आपके पास? अभी 2 से 3 दिन में एक कॉल आती है और वही सिर्फ छोटा सा सिलेंडर भरवा के ले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई इमरजेंसी तो नहीं आया, लेकिन अपने घर पर रखने के लिए लेके जा रहा है एक सिलेंडर, छोटा वाला, वो भी बस। अब मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ताजभर। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोरोना महामारी के जो मामले थे वो चरम पर थे, तो कितने लोग लगभग डेली आपके पास ऑक्सीजन लेने आते थे? 200-250 सिलेंडर 24 घंटे में भरते थे हम।
पूरा दिन लोग आते रहते थे। हमने लड़के लगा रखे थे, दिन में 2 लड़के लगा रखे थे, 2 लड़के रात में लगा रखे थे, और बाकी पूरी टीम देखा वाली करती थी उनकी। 200, 250, हद से हद 300 सिलेंडर भी हो जाते थे रोज़, जो कि हम फ्री में भर रहे थे। दूसरे ज़िलों से भी लोग ऑक्सीजन लेने आपके पास आते थे? हाँ, ये मुनीर भाई हमारे बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके बहुत बहुत दूर तक हर तरह का लोग इनसे आके टकराता है। तो गाज़ियाबाद से भी कई बार इनके पास कॉलें आई हैं ऑक्सीजन के लिए, तो हमसे जहाँ तक हो सका हमने उन्हें मेरठ से भी ऑक्सीजन दिलाई, और अगर कहीं से अवेलेबल नहीं होती थी तो फिर हमारे पास आते थे, वो हम देते थे उनको ऑक्सीजन। लेकिन हमारा मेन मकसद बस यही था कि हमारे जितने भी लोग थे वो बड़े सिलेंडरों में लेके आते थे गैस भरवा के, तो हम उसको छोटे सिलेंडरों में रिफ़िल करते थे। अगर इमरजेंसी किसी को थी तो हम उसको बड़ा सिलेंडर भी देते थे। 20 सिलेंडर, 25-30 सिलेंडर रोज़ हमारे भर के आते थे। तीसरे मेरे साथ हैं सभासद मोहम्मद फुरकान। तो उनसे पूछते हैं कि आपने किस तरीके से टीम के साथ रहकर ऑक्सीजन के लिए लोगों की मदद की? देखिए, हम लोगों की जो टीम थी उसका काम ही ये था कि हम लोग कुछ भी हो, लोगों की सांसों को हमें आराम पहुंचाना है। लोग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे थे। इसमें सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने ये आ रही थी कि हम लोग ऑक्सीजन जो लेकर के आ रहे थे उसमें कुछ लोग ऐसे लग गए थे जिनका काम ऑक्सीजन बेचने का था। हमने 2 एम्बुलेंस वालों को पकड़ा, एक गुजारी का था और एक यहाँ क्या कहते हैं महमूदपुर माफी का था। वो लोग गरीब मजदूरों थे जो लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे, उनसे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ले रहे थे। उन लोगों को गैस नहीं मिल रही थी और हम उन्हें गैस फ्री दे रहे थे। हमें बहुत तकलीफ़ हुई कि हम लोगों को गैस फ्री दे रहे हैं और वो लोग गैस को बेच रहे हैं। हमने लोगों की मदद करने के लिए अपने परिवारों को छोड़ दिया। हम 20-20 दिन अपने परिवार में नहीं गए, और उन लोगों की शिकायत हमने एसडीएम साहब से की। एसडीएम साहब ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, क्योंकि हमें जितनी भी ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, मदद तो परवरदिगार कर रहा था, लेकिन हमारी सपोर्ट बहुत अच्छी थी कि हमें संबल उप जिलाधिकारी एसडीएम महोदय माननीय दीपेंद्र यादव जी, उन्होंने हमें परमिशन दी। हालांकि परमिशन की हमें कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनकी परमिशन का नाम बहुत था। सी से भी जब परमिशन होती तो सामने वाला अधिकारी कुछ नहीं कहता है कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं, लोगों को बांट रहे हैं। हमने फ्री ऑक्सीजन बांटी, पूरे ज़िलों में बांटी। पूरे संबल ज़िले को हमने ऑक्सीजन दी है, अमरोहा ज़िले में हमने ऑक्सीजन दी है। यहाँ तक कि हमारे पास नगीना, धामपुर वगैरह यहाँ से लोग आए, हमने रात को 2 बजे 2:30 बजे भी ऑक्सीजन दी है। हमने भूखे पेट रमज़ान में लोगों को ऑक्सीजन दी, इसलिए कि ऐसा ना हो कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिले और उसकी जान चली जाए। एक महामारी ऐसी थी ये कोरोना की, जिसमें अपने परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया था, जो लोग कोरोना से पीड़ित थे। लेकिन हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक दिन भी साथ नहीं छोड़ा कि हमें साथ नहीं छोड़ना है, लड़ना है। हम ताज के घर में जब ऑक्सीजन बांट रहे थे तो इनके माता पिता, भाई बहन सब ने कहा कि भैया डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ऐसा परिवार जो हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ चला। कोरोना में जब लोग भाग रहे थे तो वो हमारे साथ खड़े थे। सबसे बड़ी वो हिम्मत हमें हमारे परिवार और मोहल्ले से मिली, जिन्होंने हमें अपना साथ दिया, कहा कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, चौथे मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आलम। तो इनसे बात करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी को बाहर से दूसरे ज़िले से फ़ोन आया हो कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो आ नहीं सकता, तो आपने पहुंचाई हो? जी हाँ, हमने पहुंचाई उनको। वहाँ पर जो दूसरे ज़िले से आए थे और काफ़ी जगह से हमारे पास कोले वोले आती थी, तो हम उनके यहाँ पर भी पहुँचा कर आते थे, जिनके पास में आने की व्यवस्था नहीं थी, किसी गाड़ी की या कोई लेने वाला नहीं था, लेके जाने वाला नहीं था, तो हम लेके जाते थे उनके यहाँ पर। अच्छा मुनीब आलम जी, मेरा एक सवाल ये था कि ये कि आपने शुरू क्यों किया? मतलब कहीं कोई हादसा था या मतलब किसी जगह आपने कोई हादसा देखा कि हाँ हमें ऑक्सीजन का काम करना चाहिए, ताकि लोग आगे को कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो लोग आपसे मोटिवेट हों? देखिए, जैसे आपने कहा हमने शुरू क्यों किया, ठीक है, हमने सिर्फ कोशिश करी, अल्लाह ने हमसे कराया कि हमारे हाथ से कराया। जैसे कि होता है, कोई ना कहीं ज़रिया होता है किसी भी चीज़ का। ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाना, ये हम ज़रिया थे, करा अल्लाह रहा था हमसे। बस खाली किसी भी, मैंने तो ये सोचा कि कोई भी काम, मैं ऑक्सीजन का काम था कोई भी, वो बड़ा नहीं होता। सिर्फ हम करना चाहें मन से, अपना 100% उस काम करने के लिए लगाएं, तो वो काम ऑटोमेटिकली होता जाता है। तो क्या किसी तरीके से राजनीतिक सपोर्ट मिली आपको? नहीं, देखिए, राजनीतिक पहले दिन जब हम एसडीएम साहब के पास जाना था परमिशन लेने के लिए, तो सांसद शफीकुर रहमान वर्क साहब ने उन्हें एसडीएम साहब को कॉल करा।
कि ऐसे ऐसे ये लड़के हैं और ये लड़के फ्री ऑक्सीजन बांटना चाह रहे हैं। सिर्फ इन्हें रास्ते की परमिशन मिल जाए कि कोई पुलिस वाले ये नहीं कहें कि एक सिलेंडर कहाँ के लोग लेकर जा रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा, लोग सिलेंडर के साथ पकड़े गए, 4 सिलेंडर हम ला रहे थे, 12, 15, 20 सिलेंडर रोज़ ला रहे थे। लेकिन खुदा का शुक्र था कि एक पुलिस वाले ने भी कभी गाड़ी हमारी नहीं रोकी सिलेंडर की वजह से। को देखा उन्होंने कि हम कहाँ लेके आ रहे हैं। जब हमने उन्हें बताया, एक जगह एक बार रोकी बस, उन्होंने हमने बताया कि ऐसे ऐसे, और जो हमारे वीडियो थे लोगों ने फेसबुक पर देखा और हमने उन्हें दिखाया कि ये देखिए हमारे फेसबुक हम फ्री ऑक्सीजन बांट रहे हैं। तो पुलिस वाले भी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पास हार नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारे गले में हार डालते और पहले हम तुम्हारा स्वागत करते। ये बात कर रहा हूँ मैं उत्तराखंड पुलिस की। अच्छा, उत्तराखंड पुलिस की। हाँ, एक सवाल मेरा ये था कि जितने दिन आपने ऑक्सीजन बांटी, तो क्या कभी कोई एक ऐसा वाक़या जिससे वाक़या हुआ, क्योंकि लोग बराबर लगातार आ रहे होंगे, बहुत परेशानी में आ रहे होंगे, भागते हुए आ रहे होंगे, तो कोई एक ऐसा वाक़या आप हमें बता सकें कि आपका मन टूट गया या आप मोटिवेट हुए, कोई एक वाक़या? 6-7 बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि मतलब लोग आए ऑक्सीजन भरवाने के लिए, हमारा आदमी खड़ा हुआ ऑक्सीजन भर रहा था उसमें सिलेंडर में, कि तभी उनके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है कि मतलब मम्मी, दादी या मामा जो भी थे उनके, बोले वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब थोड़ी सी हिम्मत टूटी हमारी वहाँ से। मैंने कहा यार, मतलब हम किसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद फ़ोन आ जाता है कि मतलब किसी की डेथ हो गई। तो फिर हमारे साथ के जितनी भी टीम थी सबने सपोर्ट किया कि हिम्मत मत हारो, काम में लगे रहो। हमारे परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया। तो तब हमने पूरी कोशिश करी, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई, लेकिन बस हमारा दिल वहीं पे घबराता था जब किसी का फ़ोन आ जाता था। अभी भी 4-5 सिलेंडर हमारे घर पर पड़े हुए हैं जो हमें भी नहीं पता किसके हैं। वो गैस डलवाने के लिए आए थे और उनके घर से फ़ोन आ जाता है कि रहने दो, अब डेथ हो गई, अब मत लेके आओ। तो वो अपना सिलेंडर छोड़ के चले गए। अच्छा फुरकान साहब, ऑक्सीजन के अलावा भी क्या आपने इसमें कोरोना महामारी में लोगों की किसी तरीके से मदद? नहीं, देखिए हमने एक मुहिम ऑक्सीजन के बाद में चालू की थी और वो थी फ्री मेडिसिन की। मुनीर हैं, ताज हैं, फैज़ भाई हैं हमारे एक्टर, और भी कई लोग थे हमारे जुड़े हुए थे। तो हम लोग जैसे किसी को ज़रूरत थी दवाई की, तो हमने फेसबुक पे भी डाल रखा था कि आप पर्चा व्हाट्सअप करें और दवाई हमसे फ्री लें, हम आपका नाम जो है गुप्त रखेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। उसमें हमने हर मर्ज़ी की दवाई दी, चाहे वो कोई भी मर्ज़ था, कोरोना काल से भी अलग, कोरोना की दवाई से भी अलग हमने दवाइयाँ दी हैं लोगों को। और हमने कल ही वो काम बंद किया है। वो इसलिए बंद करना पड़ा कि अब इतनी कोई ज़रूरत है नहीं लोगों को ऑक्सीजन की या दवाई की। फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है, अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर कि लोगों ने हमेशा हौसला अफजाई की है। और सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई तो हमारे भाई है ताज, आप इससे पूछिए इसके परिवार में जब बहन को कोरोना हुआ था तो ये कितने परेशान था, तभी हम लोगों की हिम्मत बढ़ी कि हमें करना क्या है। बाकी ये ताज भाई बताएंगे आपको क्या सीन था वो जब बहन को कोरोना हुआ था। वैसे कहाँ से शुरुआत थी? मुनीर आलम भी बोल रहे हैं, मोहम्मद फुरकान भी बोल रहे हैं, आलम भी बोल रहे हैं कि आपने एक शुरुआत की, तो क्या वजह रही शुरुआत करने की? मेरी सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। तो जब उनकी रिपोर्ट कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो डॉक्टरों ने हमसे कहा कि आप एक काम करो, हॉस्पिटलों में तो बेड है नहीं, आप घर पे ही आइसोलेशन करा दो और अपना एक गैस का सिलेंडर का इंतज़ाम कर लो। अलीगढ़, मुरादाबाद, 3-4 ज़िलों में हम घूम के आए, लेकिन कहीं भी हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। मुनीर को फ़ोन करा मैंने, फिर एक कोई ये मेंथा की जो GLC होती है ना, एक GLC चलाता है हमारा, शाकिर है, हमारी टीम का हिस्सा ही है वो आज आया नहीं है। तो उसने एक GLC पे से उठा के हमें सिलेंडर ला के दिया, वो हमने घर पर रखवा के, उसमें ऑक्सीजन फुल था, हमने रखवा लिया घर पे। तब से हमारे दिमाग में आया, मैंने कहा आज हम एक सिलेंडर के लिए भागे बढ़ रहे हैं, कल अगर कोई दूसरा केस होता है तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आएंगे। तो मैंने मुनीर को फ़ोन करके बुलाया, फुरकान को बुलाया और छोटा भाई है मेरा यासर, 4-5 लोग थे हम। तो हमने सबने बैठ के मीटिंग करी कि भाई ये बताओ ऑक्सीजन कहाँ से आएगी और कैसे आएगी। अब पूरी कोशिश करते रहे हम, तो बोले भाई एक हमारा सरिता बिहार में, दिल्ली में एक जगह सेटिंग हुई कि ऑक्सीजन हम आपको दे देंगे, आप ले जाओ। तो फिर हमें पता चला कि रास्ते में पुलिस पकड़ रही है जिनके पास भी गैस का सिलेंडर होता है। तो वर्ष साहब से बात हुई हमारी, जयाउर रहमान ने फ़ोन करा SDM साहब को, परमिशन करा के दी हमें रास्ते की। तो रास्ते में SDM साहब ने भी कहा कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस गैस का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। गैस का अरेंजमेंट हमने खुद करा, परमिशन हमें SDM साहब ने दी, तब से हमने ये काम शुरू कर दिया ऑक्सीजन बांटने का। तब से लेकर अभी तक बांटते हुए आ रहे हैं हम, ऑक्सीजन भी बांट रहे हैं हम और दवाई भी बांट रहे हैं फ्री,
24 घंटे कोई भी हमारे पास पर्चा लेकर आता है, हम उसको दवाई देते हैं। बस ये देखते हैं हम कि उसके परिवार का हिसाब ऐसा है या नहीं। अगर उसका परिवार का हिसाब थोड़ा सही नहीं है तो हम उसको दवाई उसके घर पे पहुंचवाते हैं। अच्छा, घर पे भी पहुंचवा दें। और पर्चा मुनीर भाई के पास और 8-10 लोग हैं हमारे, सबके पास पर्चा आता है बिना नाम के। मतलब नाम हम उनका काट देते हैं, हम किसी के सामने ये शो नहीं करते कि ये पर्चा था किसका ग्रुप में। और जब वो पर्चा आ जाता है तो हम दवाई खरीद कर हम उसके घर पे पहुंचा देते हैं। अच्छा मुनीर आलम जी, मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि जितने भी दिन आपने ऑक्सीजन बांटी तो क्या किसी तरीके से कोई प्रशासनिक दिक्कत आई आपको? देखिए, प्रशासनिक कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि हम तो ये कहेंगे प्रशासन को भी ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो वो हमारे पास आया। एक बार ऐसा हुआ, पुलिस की गाड़ी आई ऑक्सीजन लेने के लिए, तो जो हमारे साथ के लड़के तो भाग गए डर के, और वो ऑक्सीजन लेने खुद पुलिस में कोई सर थे, शायद CO साहब थे या कोई और इंस्पेक्टर साहब थे, जिनकी मम्मी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो वो अब ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए आए थे, और वो भी खुश हुए कि ऐसे ऐसे हम उन्हें पता चला होगा। तो इस वजह से किसी भी सिंगल पुलिस वाले ने जो हमसे सवाल करा हो कि आप कहाँ से लेके आते हो, कहाँ बांट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आई पुलिस प्रशासन की तरफ से। मतलब पुलिस को भी आपकी ज़रूरत पड़ी? हाँ, पुलिस के खुद मैं बता रहा हूँ आपको, एक गाड़ी पुलिस की आई जो हमसे ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल कराने आई थी। तो जो साथ के लड़के तो वो डर के भाग गए कि आज पुलिस आ गई हमारे पकड़ने, क्योंकि वो टीवी में देख के हम डरने लगते हैं। आजकल देखा होगा आपने चैनलों पे, एक विधायक जी हैं दिल्ली के, उनकी FIR हो गई, तो हमने सोचा कि हम हो सकता है कि हमारे भी कोई दिक्कत हो गई है। तो वो पुलिस रिफ़िल करवाने आए थे सिलेंडर, उन्हें हमने 2-3 दिन लगातार आए वो, और हमने उनका सिलेंडर रिफ़िल करके दी। अच्छा, जैसे अभी फुरकान बता रहा था दवाई के लिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है संभल के लोगों से, जैसे अपने यहाँ ब्लड बैंक है, आज मेरे पास सुबह 10 बजे कॉल आई कि 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड तो हमने इंतज़ाम कर दिया, अब उसकी कॉल आई कि उसकी फ़ीस जो एक बार की है 1600 रुपये शायद, है ना। तो 1600 के हिसाब से 300-4800 रुपये बैठे। अब हम लगातार जितने हमारा हिसाब है, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं। अब 4800 रुपये उसने कहा कि 4800 रुपये हमें और दिलवा दो ब्लड बैंक के। मैं ये चाहता हूँ संभल में अगर कोई मदद करना चाहता है तो कहीं करे नहीं करे, सिर्फ ब्लड बैंक पर जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ब्लड तो फ्री का मिल जाता है, लेकिन ब्लड बैंक की जो फ़ीस है वो नहीं पे कर पाते। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, और ये खैर जो भी है अल्लाह के लिए करे, भगवान के लिए करे, जो भी करे, ब्लड बैंक की या तो फ़ीस कम हो जाए। अगर फ़ीस कम नहीं होती है, उनका भी अपना खर्चा है हॉस्पिटल का, वहाँ जाके फ़ीस अपने हाथ से पे कर दे। आज भी ज़रूरत है, अभी तक मेरे पास कॉल आ रही है, 4800 रुपये की ज़रूरत है उन्हें, जो फ़ीस पेड होनी है। ब्लड तो मिल गया लेकिन उसके पास फ़ीस नहीं है पेड करने की। इलाज वो डॉक्टर वसीम के यहाँ फ्री कर रहा है, दवाई हम उसे फ्री दे रहे हैं। अब रही बात ब्लड बैंक के फ़ीस की, वो उसके पास नहीं है। वो अगर कोई चाहे कहीं, ये क्या अक्सर ऐसा होता है, जो लोग फ़ीस की वजह से पीछे को आ जाते हैं। हमारे यहाँ लोग अच्छे हैं, हिंदू मुसलमान कोई भी हुआ, ब्लड देने को तैयार हैं, लेकिन फ़ीस कैसे दे कोई भी, लोगों के पास नहीं है पैसा। अगर कोई मदद करना चाहे तो इन कामों में ज़रूर मदद करे। कभी एशियन हॉस्पिटल जाकर देखे कि किसी के पास पैसे नहीं हो तो वहाँ के काउंटर पे कहे कि कोई ऐसा मरीज़ आए तो मुझसे बोले। एक लोग कभी कभी जिम्मेदारी ले लें जिनके पास खूब पैसा है और उनका पैसा सही जगह नहीं जाता। मैं मानता हूँ हॉस्पिटल से अच्छा कहीं जो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ यूज़ हो सके। सबसे मतलब कहीं भी जाए, हॉस्पिटल हुआ, ब्लड बैंक हुआ, एक बार अपने किसी अच्छे आदमी को भेज दे जो ईमानदार हो, और वहाँ उनकी फ़ीस चले जाए। हॉस्पिटल की दे फ़ीस, ब्लड बैंक की दे, आटा रोटी सब के पास है। खुदा का शुक्र है अपना प्रदेश ऐसा है कि कोई, मैं जानता हूँ, जैसा समझता हूँ, संभल में रोटी की वजह से भूखा नहीं मरेगा कोई भी। हाँ, मरज़ की वजह से, दवाई लेने की वजह से ज़रूर मर सकता है इंसान। तो कोशिश करें कि हम अपने हाथ से फ़ीस, डॉक्टर की हुई तो डॉक्टर को पे कर दें। अगर ब्लड बैंक की फ़ीस पे करने की बात है तो ब्लड बैंक की फ़ीस पे कर दें। हमें भी लगता है, हमसे लोग कहते हैं कि हमसे फ़ोन कर लिया करो, कभी कभी तो हम फ़ोन करते हैं उन्हें, हमें शर्म आती है कि ऐसा लगता है कि वो ये ना सोचें कि ये पैसे तो नहीं कमा रहे हैं। लोग हमारी मदद भी कर देते हैं, कहीं भी कर देते हैं। अब हम भी कहाँ तक कहें कि भाई किसी को पैसे की ज़रूरत है फ़ोन पे। अब हमें भी अंदर से शर्म आने लगी है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि खुदा इसका अज़्र देगा कि हम जो मैं कह रहे हैं, ये सोच के हम फ़ोन कर लेते हैं। लेकिन अब जितने दर्द हैं लोगों के, दुख हैं, हम भी मतलब एक खैर हम कहेंगे नहीं थक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी थक रहे हैं। अभी जैसे 4800 रुपये की सुबह से लेकर मैं अभी तक इंतज़ाम नहीं कर पाया। 2-4 जगह मैंने कोशिश करी, नहीं हो पाया 4800 रुपये का। अब मैं नहीं जानता कि उसे ब्लड मिला या नहीं मिला, लेकिन उसे ज़रूरत थी 4800 रुपये की, वो मैं अपनी जेब से पे नहीं कर पाया। बस ये मैं कहना चाहूँगा, कुछ भी करें, कैसे भी करें, हॉस्पिटल में जाकर एक बार जो भी अपना पर्सनल दोस्त हो, रिसेप्शन पे बैठता है लड़का, वो एकदम पता लगा लेता है कि इसके पास पैसे नहीं है, इलाज की वजह से कोई जा रहा है, तो वहाँ अपना जो भी अपना दान करना चाहें, पैसा देना चाहें, इमदाद देना चाहें,
और ज़कात, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में ज़कात का सवाल है, ज़कात मैंने सुना है कि दवाई में दे सकते हो आप, तो दवाई में जाकर सबसे अच्छा ऑप्शन है आप जाके दवाई में ज़कात दें। अगर किसी ब्लड बैंक की फ़ीस इतनी महंगी है, 1600 रुपये है, नहीं है किसी के पास, जाके वहाँ 1600 रुपये की फ़ीस डायरेक्ट जाके दे दें। लेकिन ज़रूर इन बातों में ज़रूर मदद करें और ध्यान रखें। और मैं तो कहूँगा अगर कोई 1600 रुपये देगा और आप उससे ऊपर वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, 1600 रुपये अगर सही जगह आपके लग गए तो उसका 1600 रुपये के बदले आपको इनाम ज़रूर दुनिया में ही देगा। बस यही मैसेज देना चाहूँगा। कुछ भी कर लें, आज मैं खुद अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि मैं उसका 4800 रुपये का इंतज़ाम अभी तक नहीं कर पाया। बस यही कहना चाहूँगा मैं। बस आप भी अपने चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी हो, लोग जितने आजकल नेता आपके पास आते हैं उनसे कहो कि कहीं एक बैनर की जगह किसी बैनर वाले की ऐसे लोग की मदद कर दें जो 1600 रुपये की बैनर, 16,000 के बैनर की ज़रूरत ना पड़े लगाने की। 16,000 की किसी की जान बच गई तो वो हो सकता है 16,000 लोगों को आपकी तारीफ़ कर दे। हो सकता है 16,000 नहीं तो 1,000 आपके बोर्ड बन जाए। बैनरों से बोर्ड नहीं बनेंगे, अगर किसी की मदद कर देंगे तो उससे बहुत बोर्ड बनेंगे। और देखो अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो हमें लगातार लोग मदद करते हैं, हमें ज़रूरत होती है पैसे की तो कोई 10,000 भी दे देता है, हम 10,000 उसके यूज़ कर देते हैं। हमारे पास 1-1 रुपये का हिसाब है, अगर लेना चाहे तो वो ले ले। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उन लोगों के बैनर लगाएं जो इन्होंने हमें पैसे दे के मदद करते हैं, तो कम से कम ये पता चले शहर के बैनरों वाले जो फ़ोटो हैं वो किसके फ़ोटो हैं, और जो बिना बैनरों के फ़ोटो हैं असली हीरो के फ़ोटो लोग देखें कि ये हमारे असली हीरो हैं। जो लोग हैं जिन्हें समाज सेवी कहा जाता है वो समाज सेवी बनकर सामने आए। और मैं अल्लाह ने चाहा किसी दिन कोशिश करके मैं बैनर लगवाऊंगा उन लोगों के जो लोग हमारी लगातार इस ऑक्सीजन में, दवाई में मदद कर रहे हैं। अभी भी हम कोशिश मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास जैसे दवाई है, अभी भी हमारे पास मेडिकल के कुछ पैसे हो गए हैं, हम हिम्मत नहीं हारी है, लगातार जिसकी भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कॉल आ रही है, लड़के जा रहे हैं घर पे, अगर ज़रूरत है दवाई दे रहे हैं। मेडिकल वालों के पैसे हम पे हो गए हैं, कोई बात नहीं, जितना हमसे बनेगा हम देंगे और कोशिश करेंगे और अल्लाह पाक दिलवाएगा। ये भी नहीं है कि हम उनका कर्ज़ा नहीं दें, लेकिन हम ये करेंगे अगर हमें भी न दे तो डायरेक्ट जब दवाई के पर्चे की कोई भी एक शहर का कोई भी ज़िम्मेदार आदमी जो चाहता है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ पैसों की, हम मेडिकल का उसे नाम बता देंगे या किसी भी मनपसंद अपने मेडिकल से वो दवाई बता दे, वहाँ से हम लोगों की दवाई वो दे दें। बस हम ये चाहेंगे दवाई में और इस ब्लड बैंक में पैसे लोग दें तो अच्छा है कि दुनिया में अब पता नहीं वक्त कब किसका आ जाए, तो दुनिया में ही उसकी फल उसे मिलेगा। हाँ, तो मोहम्मद ताजभर जी, कितने लोग थे आपके साथ जो टीम में काम कर रहे थे? क्या आप उनका नाम आप हमारे माध्यम से लोगों तक बता सकते हैं? लोग तो बहुत सारे थे हमारे साथ, लगभग 10-15 लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे साथ वो एक रुद्रपुर के हाजी मुकीम साहब हैं, आम आदमी पार्टी में हैं वो, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। ये था कि हमारे लड़के तो लाइन में लगते थे, लेकिन लड़के लाइन में लगवाने का काम, ऑक्सीजन दिलाने का काम सारा हाजी मुकीम साहब का था। अगर हाजी मुकीम साहब का सपोर्ट हमें रुद्रपुर में नहीं मिलता तो शायद हमें ऑक्सीजन का अरेंजमेंट भी नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो योगदान रहा वो दवाइयाँ तो हम फ्री बांट ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वसीम है पल्स मेडिकल वाले, उनका हमारे साथ इतना सपोर्ट है कि उन्होंने ये कह रखा है कि कोई भी मरीज़ अगर ऐसा लगता है आपको कि मतलब इसकी आर्थिक स्थिति या घरेलू पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बोला आप मुझे फ़ोन करो, बोले दवाई तो आप फ्री उन्हें दे ही देते हो, मेरे यहाँ पे बेड 4 दिन एडमिट रहे, 5 दिन एडमिट रहे, मैं बिल्कुल उन्हें फ्री देखूँगा, बिल्कुल फ्री उनकी इलाज करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ संभल की ऑक्सीजन टीम, जिन्होंने कोरोना महामारी में लगातार लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई और अब लगातार लोगों को दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दहलपुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।